जय हिंद everyone, I welcome you all to the daily class YouTube channel. So, अब हम बात करेंगे कुछ जीएस की। जीएस में सबसे पहला टॉपिक हमने चूज किया है, दैट इज आरबीआई टूल्स। आरबीआई टूल्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स। अब आपकी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कुछ टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करती है टू रेगुलेट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। होता क्या है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना हो जाए, ग्रोथ भी होती रहे, और जो आपके कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं, जो आपकी सिंपल जो बैंक्स होती हैं ना आपके आसपास, जिसमें आपका जो पैसा जमा है, मान लिया वो एक बैंक है, उसने 100 लोगों से पैसा जमा करवाया, किसी ने 1 लाख जमा किए, किसी ने 2 लाख, ऐसे मिला के उनके पास हो गए 5 करोड़। अब ये 5 करोड़ उठा के उन्होंने एक बड़े से बिजनेसमैन को दे दिए। अब वो बिजनेसमैन भाग गया या डिफॉल्ट कर गया तो आपका पैसा तो डूब जाएगा। बैंक बोलेगी हमारे पास पैसा ही नहीं बचा। ये सारी कंडीशंस ना हो पाए उसके लिए आरबीआई जो होता है ना वो रेगुलेट करती है इन सारी बैंक्स को रेगुलेट करती है और बोलती है कि हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, तभी हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहेगी, लोग भी खुश रहेंगे। और ये जो टूल्स होते हैं इनका नाम होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर। ये सारे बहुत सारे टूल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, क्या नहीं होते हैं, ये सब हम देखेंगे आगे इसी वीडियो में, है ना। और आपके जो डिफरेंसेस होते हैं रेपो रेट में और बैंक रेट में, क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें भी इसी वीडियो में क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ एकदम क्लियर, राइट। चलो शुरू करने से पहले ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर 9264922851। यहाँ पर अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और देखो, ह्यूमन ब्रेन ऐसा होता है कि आप कितना ही शार्प माइंडेड हो भूल जाओगे, मतलब भूल जाओगे इन द सेंस मेरा ये कहना है कि आप कितना ही अलर्ट होके स्टडीज करो लेकिन हम भूल जाते हैं। हमें रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। रिवीजन करने के लिए आपको चाहिए होगी पीडीएफ। इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी आपको डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलो अब हम करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। वीडियो की शुरुआत हम करेंगे लेंडिंग से। लेंडिंग मतलब है उधारी। तो उधारी जो होती है कितने टाइप की होती है और क्यों की जाती है, इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम बैंकिंग सिस्टम को समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये होती है कि आपने पैसा उठा के अपने दोस्त को दिया या आपके दोस्त ने आपको कुछ पैसे उधार दिए, इसे बोलते हैं पर्सनल लेंडिंग। तो ये तो आपकी हो गई पर्सनल लेवल की लेंडिंग, राइट, ये हो गई पर्सनल। दूसरा आता है कि आप गए बैंक में, आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे या फिर आप पढ़ाई करना चाह रहे थे, तो आप जाते हो बैंक में, बैंक से बोलते हो कि हमें थोड़ा लोन दे दो। ये वाला जो होता है लोन, इसे कहते हैं इकोनॉमिक लेंडिंग। ये होता है आपका इकोनॉमिक लेंडिंग। फिर तीसरा आता है, अब इस बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है? बैंक के पास वैसे पैसा 2-3 जगह से आता है। बैंक या तो आपसे जो पैसा जमा करवाती है, अब ये लोग जो हैं ये पैसा जमा करते हैं, आपने 4 लाख जमा कर रखे होंगे, किसी ने 6 लाख जमा कर रखे हैं, किसी के 20 लाख जमा होंगे, ये सारा पैसा इकट्ठा हो गया बैंक के पास। अब यही पैसा उठा के ये आप जब जाते हो ना लोन लेने, आपको उठा के दे देते हैं, आपको थोड़ा सा हायर इंटरेस्ट रेट पे देते हैं। इनको मान लिया 100 रुपये इन्होंने जमा किए, इनका नाम है रमेश, इन्होंने 100 रुपये यहाँ पर जमा किए, तो इनसे बोलेगी बैंक ठीक है आपको हम 1 साल बाद 103 रुपये दे देंगे। ये कहेंगे ठीक है यार, मेरा पैसा भी सेफ रहेगा, घर पे रहता, चोरी हो जाता, चलो बढ़िया है। फिर जब आप लेने जाते हो वहीं पर पैसा, तो आपसे बोलती है बैंक कि ठीक है आपको हम 100 रुपये दे देंगे लेकिन हमें 1 साल बाद 109 रुपये चाहिए होंगे। अब यहाँ पर इन्होंने 3 रुपये दिए और यहाँ पर इन्होंने 9 रुपये ले लिए, मतलब इन्होंने 6 रुपये की कमाई कर ली। ऐसे एक तो ये तरीका होता है कि बैंक के पास पैसा आता है इन लोगों से, कॉमन मैन से। दूसरा होता है बैंक ही बैंक है, दूसरी बैंक है तो दूसरी बैंक से पैसा ले लिया। 2 बिजनेसमैन हैं, दोनों की आपस में बढ़िया बनती है, तो बोले कि आज के लिए तुम मेरी दुकान देख लो, तो वो चीज़ हो गई दूसरा। तीसरा हो गया कि बैंक जो है वो आरबीआई से पैसा लेती है।
आरबीआई अब नए नए नोट छापती है, उसके बाद क्या करती है, इन्हीं बैंक्स को देती है, लोन देती है, लेकिन लोन देती है, कुछ कंडीशंस पे देती है, उससे बोलते हैं, ठीक है। अब हमने दो तरीके देख लिए थे। एक तो हो गया आपका पर्सनल लेंडिंग, जो आप दोस्तों में आपस में करते हो, रिश्तेदारों में जो चलती है। दूसरा आपने बैंक के पास लिया, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक लेंडिंग। तीसरा हो गया आपका सिस्टम लेवल लेंडिंग। सिस्टम लेवल लेंडिंग जो होती है, वो होती है, वो क्या कहती है, वो एक्चुअली कहती है कि बैंक जो है ना, बैंक लोन ले रही है आरबीआई से। आरबीआई पैसा देती है। तो ये 3 टाइप की हो गई लेंडिंग। क्यों लोगों को पैसा चाहिए होता है? अब यहाँ पे लोगों को पैसा ऑब्वियसली यार, अभी अगर मेरे पास कुछ आइडिया है, मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, इनको लोन बांटे जाएं, ये लोग काम करें, ताकि हमारी जो इकॉनमी, ताकि होगा क्या, मान लिया मैं एक बिजनेस खड़ा करने वाला हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो बैंक कहेगी ठीक है, आप पैसे लो, आप जब करोगे, ठीक है, तो आप नए घर खरीदोगे, कार खरीदोगे या फिर फ़ोन खरीदोगे, तो इससे क्या होगा, कंजम्पशन होगा। दूसरा, आप इन्वेस्ट करोगे, आप कोई फैक्ट्री बना सकते हो, मशीन्स खरीदोगे, इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तीसरा, अब आप ये सब करोगे तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। फिर होती है आपकी ग्रोथ, होती है, जीडीपी इंक्रीज करती है, सब कुछ बढ़िया लगता है। तो ये सारी चीज़ें ना होती रहती हैं, ये सारी चीज़ें एक्चुअली होती रहती हैं। इसलिए लेंडिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इकोनॉमी में देख लो, लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोन दिए जाएं, लोन सबको बांटे जाएं, ताकि लोग अपना पैसा खर्च कर सकें। बस दिक्कत ये होती है जब पैसा ज़्यादा हो गया सबके पास, जब ज़्यादा पैसा हो गया तो हर कोई, मान लिया यहाँ पर क्या है, एक फ़ोन है सुंदर सा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 लोगों के पास थे, ये फ़ोन की कीमत थी 20,000, इस फ़ोन की कीमत थी 20,000। अब यहाँ पर 2 लोग थे जिनके पास 15-15 हज़ार या 20-20 हज़ार थे, तो ठीक है, लोगों ने बोला कि ठीक है, तो फिर 20,000 का किसी ने खरीद लिया। यहाँ पर फ़ोन एक ही है, लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं, लोगों के पास, सबके पास 20-20 हज़ार रुपये हैं, किसी के पास 30,000 भी हैं, किसी के पास 40,000 भी हैं। तब ये फ़ोन बनाने वाला भी एक बार सोचेगा ठीक है यार, 40,000 का बेच देता हूँ। ऐसे देखो इन्फ्लेशन बढ़ती है, जब ज़्यादा पैसा हो जाता है ना लोगों के पास, तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो उस चीज़ को भी कंट्रोल करना है। तो लेंडिंग देखो इम्पॉर्टेंट है कि लोग पैसा खर्च करें, घर खरीदें, घर और कार खरीदें, फ़ोन खरीदें, फैक्ट्रीज बनाएं, मशीन्स खरीदें, प्रोडक्शन हो, सब कुछ हो, लेकिन साथ में इन्फ्लेशन भी इतनी ज़्यादा ना हो जाए, इतना भी पैसा लोगों के हाथ में ना आ जाए कि लोग कुछ भी खरीदने को, कितनी भी कीमत पर खरीदने को तैयार हो जाएं, क्योंकि सबके पास तो पैसा नहीं होगा। इन्फ्लेशन देखो अल्टीमेटली ख़राब ही होती है, राइट। तो ये चीज़ को रोकने के लिए आरबीआई क्या करती है, यहाँ पर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है। चलो, यहाँ पर एक टर्म मैंने लिख रखा है, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब इसे ही देखो, ये जो भी आपने देखा ना, इसे बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। होता क्या है कि बैंक जो है उसने देखो पैसा यहाँ से इन्होंने लिया, यहाँ पर पैसा इन्होंने दिया, पैसे अपने बनाए, फिर बाद में ऐसे क्या होता है, ये एक साइकिल चलता रहता है। ये जो साइकिल चलता रहता है ना पैसे बनाने का, मनी को मल्टीप्लाई करते रहते हैं ये लोग। 6 का 12 बना लिया, 12 का 24 बना लिया, ऐसे करके वो पैसे ना अपने मल्टीप्लाई करते रहते हैं। इसे बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट, राइट। चलो, अब कुछ और चीजें देखते हैं। अब हम बात करेंगे, देखो हमने देखा कि जो लेंडिंग है ना वो इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, सबको समझ में आती है कि देखो यार, पैसा ना जितना ज़्यादा मार्केट में जाएगा उतनी अच्छी ग्रोथ होगी, तो यूजुअली यही होता है। लेकिन एक्सेसिव लेंडिंग, जो मैंने एग्जांपल दिया आपको फ़ोन का, मान लिया यहाँ पर एक ही कमोडिटी है, एक ही वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसके खरीदार बहुत सारे हैं और सबके पास हाथ में पैसा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। सो इन्फ्लेशन का भी रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पर क्या है, और टू लिटिल लेंडिंग करें तो भाई स्लो डाउन आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा, क्योंकि किसी के पास पैसा ही नहीं है। जब किसी के पास पैसा नहीं है, बिजनेस कोई खड़ा नहीं करेगा, कोई फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई कुछ करेगा ही नहीं। क्यों करेगा कोई? तो इससे क्या होगा, स्लो डाउन आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा, मंदी आ जाएगी। किसी के पास पैसा नहीं, कोई खर्च नहीं कर रहा, कोई कुछ खरीद ही नहीं रहा, दुकानें बंद हो चुकी हैं, सब बंद है।
अब यहाँ पर क्या होता है, अब देखो, सो व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम, क्या भाई, क्या सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, समझ में आ रही होगी। समझ में यही आता है हमें कि हाउ टू मेंटेन राइट लेवल ऑफ लेंडिंग, कि कितना पैसा आखिर हमें उधार के लिए हमें अलाउ करना चाहिए, कि ठीक है तुम जो बैंक हो, ठीक है, तो तुम इतना पैसा दे सकते हो। तो ये चीज़ जो होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, इतनी इजी नहीं होती। सो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। सो यहाँ पर एक्चुअली आपका काम आता है आरबीआई का। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आरबीआई ट्राइज टू कंट्रोल। यहाँ पर आती है आपकी आरबीआई। आरबीआई आपका ये सारी चीज़ें एक्चुअली कंट्रोल करती है। कंट्रोल करती कैसे है? कंट्रोल ऐसे करती है, मान लो एक एग्जांपल है, यहीं पर एक चीज़ समझ लेते हैं। मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैंने इस बैंक को 100 रुपये दे दिए, है ना, 100 रुपये दे दिए मैंने बैंक को। फिर होता क्या है, उसके बाद क्या होगा एक्चुअली, अब बैंक है ना दूसरे किसी भी इंसान को पैसा देना चाह रही है, उसने भी 100 रुपये मांगे हैं, तो ये 100 रुपये बैंक नहीं दे सकती। आरबीआई बोलेगा ना, पूरे 100 रुपये तुम उठा के नहीं दे सकते, यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, उन चीज़ों को मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आरबीआई कहती है कुछ पैसा ना, यहाँ पर तुम्हारे पास 100 रुपये आज आ गए हैं, मान लिया इन सब ने मिला के 100 रुपये जमा किए थे, या फिर एक ही इंसान ने किए थे, जो भी है। तो कुल मिला के बैंक के पास 100 रुपये हैं। अब ये बैंक आरबीआई कहती है कि पूरे 100 रुपये नहीं दे सकते, कुछ पैसा तो पहले तो हमें दो, कुछ पैसा तुम्हें रखना पड़ेगा हमारे पास तुम्हें मान लिया 3% रखना पड़ेगा। इसका मतलब 3 रुपये हो गए, तो 3 रुपये तुम्हें हमारे पास रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कल को अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तब तो तुम कूद के हमारे पास ही आओगे ना, तो हम ही तो तुम्हारी मदद करेंगे, तो हमें कुछ पैसा दो, हमारे पास कुछ पैसा रखो, ठीक है, तभी हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये 3 रुपये तो हमारे पास पहली बात रखे जाएंगे। दूसरी बात ये कहते हैं कि एक काम करो ना, कुछ पैसा अपने पास भी रखो। कुछ पैसा अपने पास इस तरह से रखो कि वो पैसा तुम्हें खर्च नहीं करना है, वो किसी को देना मत, वो बस अपनी जो पॉकेट मनी है ना उसमें बचा के रखो। पॉकेट मनी तो वैसे खर्च करने के लिए होती है, अपनी जो तिजोरी है ना उसमें छुपा के रखो, वो किसी को देना मत। तो मान लिया बोलेगा कि यहाँ पर एक काम करो, 18 रुपये अपने पास रखो, 18 रुपीज़ यू हैव टू कीप इट विद योर सेल्फ, है ना, 18 रुपीज़ आपको अपने पास रखने हैं और 3 रुपये हमें दे देने हैं। अब कितने हो गए यहाँ पर? 21 हो गए ना, 21 हो गए टोटल। और 100 - 21 करो, 100 - 21 करेंगे तो पैसा आ गया 79। अब ये बोलेंगे तुम 79 रुपीज़ जो है ना अगले वाले इंसान को दे सकते हो, पूरे 100 नहीं दे सकते। तो ऐसे गेम चलता है। और ये यहाँ पर देखो टर्म्स निकल के आती हैं। ये जो पैसा इन्होंने इधर दे दिया है ना, इधर जो पैसा दे दिया है आरबीआई को, इसे बोलते हैं CRR। क्या होता है डिटेल में देखेंगे। इसे बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। और ये जो पैसा इन्होंने खुद के पास रखा था ना, इसे बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बैंक खुद के पास रखती है। एक ऐसा पैसा होता है जो कि खर्च नहीं कर सकते, तिजोरी में रखना होता है। दूसरा ये है, तिजोरी में तो सब कुछ ही रखते हैं, लेकिन ये ऐसा है जिसको उधार दे नहीं सकते। और ये ऐसा होता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना होता है। तो इस तरीके से काम चलता है। और दूसरा, आरबीआई से ही तो उधार लोगे तो आरबीआई से ही। तो आरबीआई कहता है आपको हम पैसा तो दे देंगे। ये कहते हैं कि यार ये तो 100 रुपये मांग रहे हैं, ये तो 100 रुपये मांग रहे हैं, हमारे पास तो 79 ही बचे, आपकी जो कंडीशंस हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे पास 79 बचे। तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, हम तुम्हें 100 रुपये दे देते हैं, हम तुम्हें 100 रुपये दे देते हैं, लेकिन एक रेट पे देंगे, एक इंटरेस्ट रेट पर देंगे। अगर 100 रुपये आपको देते हैं ना, क्योंकि आप तो प्रॉफिट बनाओगे, और हमें तो सरकार चलानी है, हमें तो इकोनॉमी चलानी है पूरे देश की। तो एक काम करो, हमें बदले में तुम 104 रुपये दे देना। कहते हैं बैंक ठीक है ना, ठीक है। और कई बार क्या होता है, अब इसे जो कहते हैं ये होती है आपकी रेपो रेट, ये होती है रेपो रेट। और उसके बाद में कई बार क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है कि यार तुम्हारे पास पैसा बहुत हो गया है, बैंक के पास बहुत सारा पैसा हो गया है, अब तुम एक काम करो, हमें उठा के कुछ रुपया दे दो, तुम्हारे पास क्योंकि बहुत सारा पैसा है बैंक में पड़ा हुआ है, हमें दे दो, हम दूसरी बैंक्स को उठा के दे देंगे, या फिर हम सरकार को दे देंगे, कुछ भी करेंगे, है ना।
तो ऐसे करके चलता रहेगा, तो तुम हमें उठा के दे दो। अब ये जो कहते हैं कि हम हमें जब देते हो तब तो भैया इंटरेस्ट रेट लेते हो, हाँ, हम जब देंगे तो हमें भी तो चाहिए कुछ, तो कहते हैं ठीक है तुम्हें भी हम कुछ पैसा देंगे, तो हमें 100 रुपये दो, लेकिन हम तुम्हें देंगे कितने, हम तुम्हें 104 रुपये देंगे, मान लिया 104 या फिर 105 रुपये जो भी होता है, ठीक है, 104 या 105 जो भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं सारे, इसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट हो गई। रिवर्स रेपो रेट हो गई। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स अभी हम समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, सो डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं। सो आरबीआई का काम हमने देख लिया कि क्या है भाई, लेंडिंग को कंट्रोल करना है। तो लेंडिंग को कंट्रोल करती कैसे है आरबीआई, ये बताओ, आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगी? ऑब्वियसली कुछ तरीके होते हैं, जैसे के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोविंग को कंट्रोल करती है, इंटरेस्ट रेट जो होते हैं। इंटरेस्ट रेट का मतलब है, यहाँ पर बोलेगी कि 100 रुपये अगर तुम हमसे ले रहे हो, अगर 100 रुपये हमसे ले रहे हो तो हम क्या करेंगे, हम तुम पे ज़्यादा चार्ज करेंगे या कम चार्ज करेंगे। इससे क्या होता है, एक टाइप का कंट्रोल आता है। बैंक बोलेगी कि यार इस समय रेट ज़्यादा चल रही है, हम पैसा ज़्यादा उधार नहीं उठाते हैं, अच्छा नहीं है ना। इस तरह से क्या होगा कि लेंडिंग कंट्रोल में आएगी। अब बैंक के पास अगर पैसा कम होगा तो ये बैंक जो है लोगों को भी पैसा कम देंगे उधार। तो इस तरह से चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं। मान लिया इनको पैसा थोड़ा सा ज़्यादा उठाना है, मान लिया इन्होंने रेट थोड़ी कम कर रखी है आरबीआई ने, ये कहते हैं हम तुम्हें सस्ते में लोन दे देंगे। हम बदले में तुमसे पहले 4 रुपये लेते थे, अब हम 3 रुपये ही लेंगे 100 रुपये पे। तो ये कहते हैं यार इस टाइम बढ़िया चल रहा है, एक काम करते हैं ज़्यादा पैसा उठा लेते हैं। अब ज़्यादा पैसा ये लोग उठाएंगे तो ये ज़्यादा पैसा फिर उधार भी देंगे, लोगों को भी देंगे। इस तरह से जो लोगों के पास है उनके पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा मार्केट में। और नेक्स्ट चीज क्या है, बाय कंट्रोलिंग अमाउंट बैंक्स कैन लेंड। अब यहां पर हमने देखा एक चीज आई थी CRR, बैंक बोलती है कि 100 रुपये में से इतना पैसा हमारे पास रखना ही होगा। दूसरा आया था SLR, बैंक कहती है, बैंक कौन सी, रिजर्व बैंक, ठीक है, मैं रिजर्व बैंक की बात कर रहा हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि इतना पैसा तुम्हें तुम्हारे पास ही रखना पड़ेगा, जो कि है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इसको मान लिया उन्होंने बढ़ा दिया, वो चाहते हैं कि तुम उधार थोड़ा कम दो, तो ये कहेंगे कि एक काम करो, पहले 3 रुपये देते थे ना, हमें 6 दो, और अपने पास 18 नहीं, अपने पास तुम 24 रखो। अब ये बैंक कहेगी हमारे पास तो 100 में से अब 70 ही बचे हैं, है ना, अब हमारे पास 70 ही बचे हैं, पहले 79 थे, अब ये उधार कम देंगे। मान लिया इस चीज़ को इन्होंने कम कर दिया, पहले बोल रहे थे 3, अब बोलेंगे कि हमें 2 ही दो, और खुद के पास तुम ज़्यादा मत रखो, तुम केवल 12 रख लो, ठीक है। तो 12 2 14 हो गए, ठीक है। तो अगेन अब इनके पास देखो 86 रुपीज़ आ गए, है ना, अब इनके पास 86 रुपीज़ आ गए उधार देने के लिए, तो अब ज़्यादा उधार दे सकते हैं। तो इस तरीके से बैंक ना कंट्रोल कर लेती है। दूसरा है बाय कंट्रोलिंग लिक्विडिटी इन द सिस्टम। लिक्विडिटी इन द सिस्टम का मतलब सिंपली ये होता है कि किस तरीके से जो ऑपरेशंस होंगे ना वो चलाए जाएंगे, कितना पैसा हमें मार्केट में रखना है, कितना हमें बैंक में रखना है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जिनसे बैंक एक्चुअली कंट्रोल करती है लेंडिंग को। सो आरबीआई कंट्रोल क्या करती है, प्राइस ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। इनका मतलब क्या है, सिंपली इनका मतलब देखो बड़ा ही इजी सा है, समझो डिटेल में। प्राइस ऑफ द मनी, अब किसी भी चीज़ की ना प्राइस होती है। आप जो चावल खरीदने जाते हो, चावल की एक प्राइस है, आपने राइस खरीदने चाहे तो राइस की ना एक प्राइस है, 60 रुपीज़ kg, 50 रुपीज़ kg जो भी है। उसी तरह से मनी जो है ना उसकी भी एक प्राइस होती है। प्राइस कैसे डिसाइड होती है, प्राइस सिंपली ऐसे डिसाइड होती है ना कि 100 रुपये के बदले हमें चाहिए 112। 100 रुपये के बदले हम 100 देंगे तुम्हें, 100 रुपये ले लो, लेकिन हमें जब चाहिए होंगे तो 112 चाहिए होंगे। तो 112 हो गई ना, 100 रुपये की कीमत कितनी है, 112 रुपये, है ना। तो पैसे की भी एक कीमत होती है। नेक्स्ट होता है क्वांटिटी ऑफ मनी, कि क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपके पास रहेगी, जो मैंने अभी समझाया आपको। SLR हो गया, CRR हो गया, कितना पैसा हमारे पास रखना है, कितना पैसा आपको आपके पास रखना है। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, कितना पैसा एक्चुअली अवेलेबल होना चाहिए कि आप उस चीज़ को
उधार दे सकते हो और कितना मार्केट में रहेगा। मान लिया चाहते ही है बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहती है कि ज़्यादा पैसा मार्केट में इस टाइम ना रहे क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो पैसा खींच भी सकते हैं, उसके भी कुछ टूल्स होते हैं, है ना। आप यहाँ से समझ सकते हो। चलो अब हम आगे बात करेंगे। ये पेज तो आपका सेम हो गया ना, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा कि आरबीआई कंट्रोल करती है कॉस्ट ऑफ बोरोविंग को, है ना, कि बैंक्स जो हैं कितना पैसा लेंड कर सकती, उधार दे सकती हैं, और लिक्विडिटी कितनी होनी चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब है पैसा कितना फ्लो में है, कितना फ्लो में है मतलब कि कितना मार्केट में है, इधर उधर मेरी जेब में कुछ है, कुछ किसी की दुकान में रखा हुआ है, किसी के तिजोरी में रखा हुआ है, सबके पास रखा हुआ है ना पैसा, वो सारी होती है लिक्विडिटी। तो आरबीआई यहाँ पर प्राइस ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी और अवेलेबिलिटी ऑफ मनी को कंट्रोल करती है। चलो अब आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कुछ बातें आरबीआई के बारे में। आरबीआई के बारे में जैसे के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इंडियाज सेंट्रल बैंक इस्टेब्लिश्ड इन 1935 अंडर द आरबीआई एक्ट। पहली बात हो गई। इट रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेज बैंक्स, बैंक्स को रेगुलेट करती है, नियम कानून बनाती है, गाइडलाइंस बनाती है, सुपरवाइज करती है, टाइम टाइम पर चेक करती है कि तुम हमारे अकॉर्डिंग चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, कंट्रोल करती है मनी की सप्लाई को, मनी किधर जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है। क्रेडिट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गए, हर एक चीज़ को कंट्रोल करती है। और आरबीआई क्या करती है, जो सारी जो हमारी नोट्स होती हैं ना, जो करेंसी होती हैं, उनको भी इशू करती है एक्सेप्ट 1 रुपी। 1 रुपी का जो सिक्का आता है ना, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्चुअली करती है इशू। अदरवाइज जितने भी पैसे आते हैं आपकी जेब में, अगर 100 रुपये की नोट है, 10 रुपये की है, 20 रुपये, 50 रुपये, सब कुछ आरबीआई इशू करती है, राइट। और मैनेज करती है फॉरेन एक्सचेंज को, हमारे पास कितने सारे डॉलर्स हैं, कितने युआन हैं, कितने यूरो हैं, ये सब चीज़ें मैनेज करती है आरबीआई। गोल्ड रिजर्व्स, गोल्ड हमारे पास होता है ना, आरबीआई के पास बहुत सारा गोल्ड होता है, उसे भी यहाँ पर मैनेज किया जाता है। और पेमेंट सिस्टम्स, जो भी पेमेंट सिस्टम्स होते हैं, कौन सा पेमेंट सिस्टम होना चाहिए, किस तरीके से आपको पेमेंट करना है। सो इट एक्ट्स एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी ये बैंक करती है, पैसे देती है। देन लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जब किसी के पास कुछ पैसा नहीं बचता ना, तब आरबीआई कहती है ठीक है यार, एक काम करो, हम पैसा थोड़ा छाप देते हैं। ऐसे नहीं छाप सकते ना, ऐसे छापेंगे आपने समझ लिया कि कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाएगी। इसीलिए बहुत से लोग बोलते हैं ना कि पैसा छाप क्यों नहीं देते गवर्नमेंट, नहीं छाप सकती, नहीं छाप सकती। सो लास्ट रिजॉर्ट होती है, इसीलिए इन्फ्लेशन जब बहुत ज़्यादा होती है तो जो नोट होती हैं उनकी जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बड़े बड़े नोट्स आने लगते हैं 2000 के, 10,000 के। एंड कस्टोडियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का जब भी कस्टोडियन होता है, यही मेंटेन करके रखता है कि कितनी इन्फ्लेशन होनी चाहिए हमारे देश में, हर एक चीज़। और एक और चीज़ है कि हमारे जो प्रेजेंट गवर्नर हैं, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये हैं इस समय संजय मल्होत्रा। ये अपॉइंट हुए थे दिसंबर 2024 में, और इन्होंने सक्सीड किया था शक्तिकांत दास को, एंड ही इज सर्विंग एज 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हो गए आरबीआई के बारे में। चलो फिर से अपने हम टॉपिक पे आते हैं। सो आरबीआई कैसे कंट्रोल कर रही थी चीज़ों को, आपने यहाँ पर एग्जाम्पल से देख लिया होगा, थोड़ा सा और देख लो। हमने देखा प्राइस ऑफ द मनी, प्राइस ऑफ द मनी जो होती है उसको कंट्रोल करती है। प्राइस ऑफ द मनी का मतलब है इंटरेस्ट रेट, है ना। वही चीज़ कि आरबीआई ने बोला कि हम तुमको 100 रुपये तो देंगे, लेकिन 100 रुपये के बदले क्या हमें 112 रुपये दोगे, कहेंगे हाँ देंगे। तो 100 रुपये की कीमत कितनी हो गई, 112 हो गई, और ये इंटरेस्ट रेट ही तो है एक टाइप से। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है, प्राइस का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। और इसके 2 टूल्स होते हैं एक्चुअली, रेपो होता है, दूसरा MSF होता है। अभी हम देखेंगे आगे क्या होते हैं। पर्पस ये होता है कि बोरोविंग की जो डिज़ायर है ना, उसको कम करना या ज़्यादा करना। आरबीआई यहाँ पर ज़्यादा पैसा अगर वसूलेगा 100 रुपये के बदले में, तो जो डिज़ायर है ना बैंक के अंदर, वो कम आएगी। वो बोलेंगे ठीक है यार, इस टाइम लोन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, कम लेते हैं। मान लिया कम कर दे, आरबीआई चाहता है कि ठीक है यार तुम लोन उठाओ हमारे से, तो थोड़ा सा कम कर देगा इंटरेस्ट रेट को।
फिर नेक्स्ट आता है आपका क्वांटिटी। क्वांटिटी यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ फंड्स, वॉल्यूम कितना पैसा एक्चुअली यहाँ पर लेंडिंग कैपेसिटी के लिए रेडी है कि इसको तुम उधार दे सकते हो, वो रेगुलेट होता है आपका CRR, SLR और OMO से। OMO जो होते हैं ये आपके ऑपरेशंस होते हैं, ये भी हम देखेंगे अभी, राइट। और ओपन मार्केट ऑपरेशन एक्चुअली होता है। इससे कंट्रोल होता है लेंडिंग कैपेसिटी। लेंडिंग कैपेसिटी जो होती है उसे कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी, कितना अवेलेबल है पैसा। ईज ऑफ एक्सेस, कितना आसानी से आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर SDF, MSF और LAF आते हैं, ये कुछ टर्म्स हैं, इन्हें हम अभी देखेंगे एक एक करके, इनकी फुल फॉर्म्स और सब कुछ, राइट। इससे होता है कि स्टेबिलिटी और स्मूथ फ्लो को एक्चुअली कंट्रोल किया जाता है, राइट। चलो अब हम बात करते हैं एक एक टूल की। तो ये सारी बातें हो गई हैं, अब हम बात करेंगे एक एक टूल की, जितने भी हैं आपके 10 हैं यहाँ पर, 10 की बात करेंगे, राइट। चलो तो सबसे पहले क्या होता है भाई, रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होती है, मीनिंग होती है द रेट एट विच RBI गिव्स मनी टू बैंक्स। बैंक को जो पैसा देती है RBI यहाँ पर है, बैंक इधर है, मैं इधर को एरो बनाता हूँ, इसका मतलब RBI जो है पैसा दे रही है बैंक को रेपो रेट पे, ठीक है। ये बोलेगी कि ठीक है हमसे 100 रुपये ले रहे हो, लेकिन बदले में हमें 106 देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये होती है एक्चुअली रेपो रेट। सो सिंपल आइडिया है, यहाँ पर बैंक्स एक्चुअली बोरो करती हैं, उधार लेती हैं RBI से। अब इसके जो इफेक्ट्स होते हैं ना, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि रेपो रेट को कम कर दिया तब क्या होगा, रेपो रेट को ज़्यादा कर दिया तब क्या होगा। लेट अस सी। रेपो रेट को अगर मैंने इंक्रीज कर दिया, मैंने तो नहीं इंक्रीज किया, RBI अगर इंक्रीज करे, संजय मल्होत्रा जो है, ठीक है, वो इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा एक्चुअली, बोरोविंग जो है वो कॉस्टली हो जाएगी। अगर जो रेपो रेट है वो 106 ना करके अगर 112 कर दिया, 12% कर दिया, 12%, ठीक है, इसका मतलब है 12%, 12%। सो 12% अगर कर दिया, सो पीपल विल बोरो लेस, है ना। पीपल का मतलब है यहाँ पर बैंक जो है कम बोरो करेगी, और जो प्राइसेस हैं वो कूल डाउन हो जाएंगे। कैसे कूल डाउन हो जाएंगे? बैंक कम पैसा उठाएगी RBI से, तो RBI लोगों को कम पैसा देगी। सो लोगों के पास कम पैसा जाएगा, इसका मतलब लोग जो है ना, लोग थोड़ा सा अकड़ में नहीं आएंगे इस तरह से कि कोई चीज़ अगर 10 रुपए की है तो वो 10 रुपए की ही खरीदेंगे। कोई वहाँ पर ऐसा इंसान नहीं खड़ा हो जाएगा कि ठीक है मुझे 15 की दे दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है ना। ऐसी कोई बातें करने वाला नहीं होगा मार्केट में। तो प्राइसेस जो हैं वो कूल डाउन हो जाएंगी। और हो सकता है लोगों के पास उतना भी पैसा ना हो, तो जो दुकानदार है वो बोले कि ठीक है यार 10 रुपए का था लेकिन तुम 8 रुपए दे दो, मैं यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता। या फिर ऐसे क्या होता है कि हर चीज़ का पैसा, हर चीज़ की जो प्राइस है ना वो कम हो जाती है। सो रेपो रेट अगर आप बढ़ाओगे, सो इन्फ्लेशन, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगी, राइट। इन्फ्लेशन जो है कम हो जाएगी। नेक्स्ट है रेपो रेट आपने कम कर दी, रेपो रेट आपने कम कर दी तो बोरोविंग जो है चीप हो गई। आपने 12% करी थी, फिर आपने 6% कर ली। बैंक बोल रही ठीक है यार पैसा उठा लेते हैं और लोगों में उधार बांट देते हैं। लोगों में बांट भी दिया, अब लोगों के पास खूब पैसा आ गया। इससे क्या होता है, लोग जो क्या करेंगे, लोग कोई घर खरीद रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई फ़ोन खरीद रहा है, कोई जाके अपनी फैक्ट्री खड़ी कर दे रहा है, ठीक है, उससे जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। तो वो भी अच्छी चीज़ है ना, वो भी अच्छी चीज़ है। सो इससे क्या होता है, ओवरऑल हमारी जो इकोनॉमी है ना वो ग्रो करती है। तो ये भी बढ़िया चीज़ है ना, अपनी जगह पर, ठीक है। लेकिन हमें तो बैलेंस बनाना होता है ना। सो रेपो रेट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट नाम से पता चल रहा है, रेपो रेट जो RBI था वो पैसा दे रहा था। अब यहाँ पर क्या है, बैंक से RBI पैसा लेता है, बैंक से RBI लेता है पैसा। सो द रेट एट विच बैंक्स गिव मनी टू RBI, और RBI कहता है कि ठीक है अगर हमने आपको पैसा दिया था, हमने आपसे इंटरेस्ट लिया था, अगर आपसे पैसा हम लेंगे तो आपको भी हम इंटरेस्ट देंगे। तो सिंपल आइडिया ये होता है कि बैंक्स पार्क एक्स्ट्रा मनी विद RBI। जो भी इनके पास एक्स्ट्रा मनी है वो RBI को दे देते हैं। RBI कहती है कि हमें 100 रुपये दे दो, ठीक है, बदले में हम आपको 104 दे देंगे,
है ना, 104 रुपीज़ दे देंगे आपको। फिर यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, बैंक्स जो हैं पैसा ज़्यादा पार्क करेंगी। अगर इन्होंने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया, ये बोलेंगे 4% पहले हम एक्चुअली आपको देते थे, हम आपको देंगे 10%। अब 10% देंगे मतलब क्या है, मतलब बैंक सोचेगी यहाँ पर यार इनको 100 रुपये देने पे हमें 1 साल बाद 110 रुपये मिल जाएंगे, बढ़िया है ना, बढ़िया सौदा है, इसका मतलब हम पैसा दे देते हैं। और ये लोगों को देने के बजाय बैंक जो करेगी, बैंक एक्चुअली लोगों को पैसा देने के बजाय सोचेगी एक काम करते हैं, आरबीआई को दे देते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा कि लेस मनी फॉर पब्लिक के पास फिर पैसा कम रहेगा और इन्फ्लेशन अगेन आपका कम रहेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, इन्फ्लेशन कम रहेगा। रिवर्स रेपो रेट मान लिया घटा दिया, बैंक क्या करेंगी कि यार आरबीआई को देने का फ़ायदा नहीं है, एक काम करते हैं, ये यहाँ पर सोनू खड़ा है, सोनू तो हमें 112 रुपये देने के लिए तैयार है। सोनू 112 देने के लिए तैयार है, तो एक काम करते हैं ना, सोनू को दे देते हैं, बैंक को नहीं देते हैं, आरबीआई को नहीं देते हैं। तो इससे क्या करेगा, सोनू जाके वहाँ पर अपनी फैक्ट्री खड़ी कर देगा 112 रुपये में। हाँ, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी, इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। चलो, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। चलो, नेक्स्ट है आपका एसडीएफ। अब एसडीएफ हमने अभी देखा था, एसडीएफ क्या होता है, ये होती है आपकी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, मीनिंग होती है अ सेफ प्लेस वेयर बैंक्स कीप एक्स्ट्रा मनी विद आरबीआई। यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, जब बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा जब पैसा हो जाता है तो फिर एक्चुअली बैंक कहती है कि हमारा पैसा थोड़ा रख लो, इंटरेस्ट मत देना लेकिन रख लो। तो कहती है ठीक है रख लेते हैं। सो आरबीआई गिव्स बैंक्स अ पार्किंग स्पेस, कहती है ठीक है हम थोड़ी सी जगह बना देते हैं आपके पैसे के लिए, आप हमारे पास रख लो क्योंकि आपके पास जगह नहीं है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एसडीएफ का, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का, कि यहाँ पर जो बैंक है उसके पास पैसा ज़्यादा हो गया है, उसके पास जगह नहीं है रखने की, तो वो क्या करता है, जगह लिटरली आप ऐसा मत समझना कि कोई जगह नहीं रखने की, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में पैसा रख दिया जाता है। सो आरबीआई गिव्स बैंक्स अ parking space for surplus cash, right? So used when banks have too much money, जब बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है तो बैंक जो है ना, बैंक जो है वो एक्चुअली पैसा अपना आरबीआई के पास रख देती है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। नेक्स्ट है आपकी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओके, इसका मतलब क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, ये होता है इमरजेंसी लोन फ्रॉम आरबीआई टू बैंक्स। रात में इस बैंक का मैनेजर जो है कॉल करता है आरबीआई के पास, कहता है, मतलब इमरजेंसी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस, ठीक है, बोलता है कि भैया बहुत ही अर्जेंटली हमें पैसा का काम है। तो कहते हैं ठीक है हम आपको दे सकते हैं, इसे हम नाम देंगे एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सो सिंपल आइडिया ये है कि आरबीआई इज द लास्ट हेल्प, आरबीआई को लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं ना, लास्ट रिजॉर्ट, मतलब यहाँ पर जब बैंक के पास कोई चारा नहीं बचता है तो बैंक कहता है कि वी नीड कैश अर्जेंटली, और यहाँ से पैसा इन्हें मिल जाता है। सो यूज्ड ओनली इन क्राइसिस और शॉर्टेज, जब भी क्राइसिस होती है या फिर शॉर्टेज होती है बैंक के पास तब एमएसएफ यूज होता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्लियर? चलो नेक्स्ट टूल की बात करते हैं, दैट इज बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट सेट बाय आरबीआई, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। अब आप देखोगे यहाँ पर क्या है कि आरबीआई ना यहाँ पर बहुत सारी बैंक्स को जो लोन देता है उसे बोलते हैं बैंक रेट। सो इट शोज वेदर आरबीआई वांट्स टू मेक मनी चीप और कॉस्टली। यहाँ पर वो जो मनी है उसको चीप बनाना चाहती है या फिर कॉस्टली बनाना चाहती है, ये चीज़ दिखाती है। जितना ज़्यादा वो, मतलब जितना ज़्यादा बैंक रेट रखेंगे उतना कम जो बैंक्स हैं वो उधार लेंगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उतना ही कम फिर लोगों के पास पैसा जाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि बैंक रेट और यार रेपो रेट में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में ही तो एक्चुअली आपका जो आरबीआई है वो एक कॉमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा है, तो रेपो रेट जो होता है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है,
बैंक रेट जो है, पहली बात लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट होता है, और रेपो रेट जो होता है ना, यहाँ पर कुछ कोलैटरल रखना पड़ता है बैंक को। जो कॉमर्शियल बैंक होता है ना, उससे आरबीआई कहता है कि एक काम करो, अपनी जो जायदाद है ना थोड़ी सी, वो हमारे नाम करो या हमारे पास रखो, तब हम आपको पैसा देंगे। और लॉन्ग टर्म में बैंक रेट में एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता। आरबीआई कहती है ठीक है, हमसे ले लो, एक रेट हम फिक्स कर देते हैं, इस रेट पे आपको हमसे पैसा लेना होगा और धीरे धीरे करके हमें देते रहना, हमें कोई अर्जेंट भी नहीं है कि अर्जेंटली हमें चाहिए। तो बस ये डिफरेंस होता है रेपो रेट और बैंक रेट में। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने अभी देखा था CRR। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। जब बैंक से आरबीआई कहता है कि हमें पैसा चाहिए, सो पार्ट ऑफ बैंक्स मनी केप्ट विद आरबीआई, आपके पास जितना भी पैसा है टोटल का 3% यू विल हैव टू कीप विद आरबीआई, उसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। सो आरबीआई लॉक कर देता है सम मनी, सो बैंक्स कैन नॉट लेंड ऑल ऑफ इट। सारा पैसा उठा के ना दे दें, क्योंकि बैंक की चले भैया वो तो दे दें, पीएनबी में आपने देख ही रखा है ना, उठा के दे देंगे वो, क्योंकि वो लालच में आ जाते हैं ना, वो कहते हैं कि ठीक है यार, ये तो हमें बहुत सारा इंटरेस्ट दे देगा ना, मजा आ जाएगा। सो ये नहीं करना है। सो CRR अगर बढ़ाते हैं, मान लिया कैश रिजर्व रेशियो है, बढ़ा दिया, तो बैंक्स के पास कम पैसा बचेगा, क्योंकि इन्होंने 3% से अब कर दिया है 6%। अब अगर 6% कर दिया तो बैंक के पास अब 94 ही बचेंगे। और उन्होंने SLR भी मान लिया बढ़ा दिया, तो इनके पास कम पैसा बचेगा और कम पैसे लेंड कर पाएंगे, कम पैसे उधार दे पाएंगे। कम पैसे उधार दे पाएंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है तो SCRR को बढ़ाना पड़ता है। सो आरबीआई जो है बढ़ा देती है। फिर CRR को कम करना है, अगर कम करते हैं तो बैंक्स क्या है, ज़्यादा पैसा उधार दे पाएंगी। कम कर दिया 3%, फिर से कर दिया, फिर से इनके पास 97 हो गए, ज़्यादा उधार दे पाएंगे, है ना, इकोनॉमी ग्रो करेगी, लेकिन इन्फ्लेशन जो है बढ़ सकता है ना, राइट। चलो अब देखते हैं SLR का। SLR आपका क्या होता है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये पैसा वो होता है जो बैंक, ये जो आरबीआई है ना, वो कहती है, इनसे कहती है एक काम करो, इतना पैसा हमें मत दो, अपने पास ही रखो, अपने पास रखो और अपने पास ही रखना, किसी और को मत दे देना। सो मीनिंग ये होती है कि पार्ट ऑफ बैंक्स मनी केप्ट इन सेफ थिंग्स लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स। कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स के रूप में यहाँ पर रखो और इस पैसे को खर्च मत करना, ये आपका 18-20% जो भी है ऐसे करके हो सकता है, और इतना पैसा आपको रखना ही है। सो आरबीआई फोर्सेस बैंक्स टू कीप मनी सेफ एंड नॉट लेंड एवरीथिंग। पहली बात तो वो बोलेगी हमें दे दो, क्योंकि हमसे तुम पैसा मांगने आओगे। दूसरा वो चाहती है कि भाई जब क्राइसिस आए ना, खुद से ही उसको सॉल्व कर पाओ, इसलिए खुद के पास ही रख लो थोड़ा सा पैसा, तो इतनी भी दिक्कत ना हो पाए, आपको आना ही ना पड़े हमारे पास। फिर आपका OMO, आपने अभी पढ़ा था OMO, इसका मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? आरबीआई जो होती है वो एक्चुअली खरीदती है और बेचती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इन द मार्केट। होता क्या है, एक टाइप के पेपर समझ लो, एक ऐसे पेपर्स हैं जिनकी बहुत सारी वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है, और उन पेपर्स को ना कोई भी खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है। आरबीआई ओपन मार्केट में खड़ी होती है, ओपन मार्केट जैसे दिख रहा है, और वहाँ पर एक ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन मतलब ऐसे कि खरीदारी और यहाँ पर बेचा जा रहा है। और बेचा क्या जा रहा है? गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। कैसे खरीदा जा रहा है? आरबीआई कहती है कि एक काम करो ना, ये बॉन्ड्स को तुम हमसे खरीदो, तो हमसे खरीदो और कभी भी इन बॉन्ड्स को संभाल के रखना अपने पास, और कभी भी हमारे पास आओगे ना, हम आपको पैसा आपके ब्याज सहित हम आपको वापस कर देंगे। तो लोग कहते हैं यार बढ़िया चीज़ है, सिक्योर चीज़ है, गवर्नमेंट बढ़िया चीज़ है ना, गवर्नमेंट की तो काफ़ी क्रेडिबिलिटी है। किसी ऐसे आम इंसान के पास जाओ, अगर मैं किसी से बोलूँ मेरे ये कुछ बॉन्ड्स हैं, मेरे पेपर्स हैं, इनको खरीद लो, ठीक है, और फिर मेरे पास जब आओगे मैं तुम्हें दे दूंगा पैसे, तो कोई क्यों खरीदेगा? क्योंकि मेरे पास क्रेडिबिलिटी नहीं है ना कुछ दिखाने के लिए, गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ पर ये चीज़ ये काम करती है ये, ठीक है, आरबीआई। सो आरबीआई ऐड करती है या रिमूव करती है मनी फ्रॉम द सिस्टम। सिंपल सी बात ये है, मार्केट में खड़ी हुई, अगर उसने खरीदा,
अपने पहले जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं बहुत सारे इधर उधर लोगों के पास रखे हुए हैं, मेरे पास 4-5 रखे हुए हैं, आपके पास 3-4 रखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आरबीआई खरीद रही है, तो मैं जाऊँगा, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मैं जाऊँगा पैसा वहाँ पर एक्चुअली क्या करूँगा, वहाँ पर क्या करूँगा एक्चुअली, वो जो बॉन्ड्स है ना वो मैं जाके उनको दे दूंगा और पैसा ले लूँगा। पैसा मैं ले लूँगा। तो और मैं पार्ट हूँ मार्केट का, मैं पार्ट हूँ मार्केट का, ओपन सोसाइटी का। सो ओपन सोसाइटी में आरबीआई ने क्या किया, पैसा ऐड कर दिया। या फिर वो सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, अब मैं जाऊँगा, मैं जाके वहाँ खरीद लूँगा, मैं कुछ पैसा वहाँ पर दूंगा। हाँ, इसका मतलब मार्केट से वो पैसा रिमूव हो रहा है। सो सेल करने का मतलब है कि पैसा मार्केट से रिमूव करना चाहती है गवर्नमेंट, या फिर आरबीआई, ठीक है। तो ये होता है ओएमओ। चलो ये नेक्स्ट वन है आपका एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है, इसका मतलब होता है ये आपका डेली सिस्टम जो होता है थ्रू विच आरबीआई गिव्स और टेक्स मनी फ्रॉम बैंक्स। ये जो डेली का जो लेन देन होता है ना, इन सब चीज़ों को एक्चुअली सिंपल लैंग्वेज में एलएएफ बोलते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। डेली एक्चुअली कुछ चीज़ें होती हैं ना, कम ज़्यादा करनी पड़ती हैं आरबीआई को। सो आरबीआई एडजस्ट करती रहती है मनी को एवरी डे टू कीप सिस्टम स्मूथ। मान लिया कल कुछ और सिचुएशन थी, आज कुछ और हो गई है, परसों कुछ और होगी, तो वहाँ पर ना डेली एक्चुअली आरबीआई को कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। उन्हें चीज़ें फैसिलिटी जो होती हैं ना, उन्हें बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। सिंपल सी बात है। चलो, और यहाँ पर लास्ट है आपका एमपीसी। एमपीसी क्या है, यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है काफ़ी न्यूज़ में आती रहती है। एक मैं वीडियो बनाऊंगा बजट का, अभी बजट आने दो, वहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा वहाँ पर एमपीसी ने कैसे क्या चीज़ों को करा है। हर 3 महीने में, 6 महीने में ये लोग अपनी जो रिपोर्ट है वो लेके आते हैं। एक ग्रुप होता है एक्चुअली, ठीक है, आरबीआई का एक ग्रुप होता है। वहाँ पर क्या होता है, वो डिसाइड करते हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट हमने अभी पढ़ी है ना बहुत सारी, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारी चीज़ें एक्चुअली ये लोग डिसाइड करते हैं बैठ के कि कितनी होनी चाहिए, राइट। सो ये एक टाइप की डिसीजन मेकिंग टीम होती है आरबीआई की। सो सिंपल सी बात है, ये होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, राइट। चलो, सो ये था हमारा पहला वीडियो जीएस का। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए या नहीं। आपके कोई भी डाउट्स हैं वो भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, राइट। और अगेन ये मेरा नंबर है, यहाँ पर भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट या फिर कोई भी सजेशन है, आप चाहते हैं कि इस चीज़ पे वीडियो बनाया जाए, इस तरीके से बनाया जाए, तो आप मुझे बता सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और ये है अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, ये भी अब एक्टिव हो चुका है फाइनली। और यहाँ पर मैं पोस्ट करता हूँ कुछ वोकैब, राइट, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अभी कुछ और सारी चीज़ें आने वाली हैं। सो जो भी चीज़ें रहेंगी ना, क्वालिटी कंटेंट रहेगा, इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, है ना, आप देख ही लोगे आने वाले टाइम पे। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।